मेरे किशोर मित्रों और माता पिता को वसंत गुरु जी का प्रणाम। यह वीडियो हमारे माता पिता और हमारे बढ़ते उम्र के बच्चों के लिए है। बढ़ते उम्र मतलब कितना? 12 साल से 20 साल के बच्चे। पहले ये बढ़ती उम्र होता था 16 से 20 तक का। फिर बाद में ये जैसे जैसे जनरेशन में विज्ञान हावी हुआ और शिक्षा का स्तर बढ़ा तो ये बन गया 14 से आपका 20 साल का। अब आजकल के जो नई पीढ़ी हैं, अब ये घट करके अब 12 साल हो गया। कैसे हो गया? अब तमाम प्रकार की तकनीकी जानकारी, मोबाइल की से जानकारी, टीवी से जानकारी, मूवी से जानकारी, तमाम तरह की हमारा जो पढ़ाई है, अब वो नर्सरी क्लास से पढ़ते हैं। पहले पढ़ाई पहली क्लास से होता था, अब उसके पहले 3-3 क्लास है और आजकल इन दिनों तो और उससे भी छोटे क्लास होना शुरू हो गया। मतलब पैदा करो, बच्चे को घुटने के बाद चलना सिखाओ। जैसे बच्चे चलने लगे 2-4 कदम तो उसको किसी न किसी स्कूल में डाल दो। मतलब बचपन से ही पैदाइशी से अब उसको स्कूल में डाल दी जा रही है। एक बड़ी अजीब से हमारा संभ्रांत परिवारों में, हमारे मेट्रो सिटी में और हमारे बड़े सिटी में ये चलन शुरू हो गया है। इसमें नौकरी पेशा लोगों का ज़्यादा इसमें संख्या है, क्योंकि माता पिता दोनों बच्चे को समय नहीं दे सकते और उसको नौकरी में आना होता है, मतलब पैसा कमाना है, मनी माइंड का गेम चल रहा है। तो किसी न कोई हमको आखिर आदमी लगेगा। अब चूँकि परिवार छोटा हो गया, संयुक्त परिवार का ज़माना है नहीं, घर में दादा दादी और अन्य परिजन है नहीं। अब बेकार कोई घर में रहता नहीं है। जितने भी घर में है सब कमाने वाले होते हैं, सब कमाने वाले होते हैं। तो तमाम चीज़ों के लिए नौकर रखना, फिर विश्वसनीयता, फिर नौकर की भी प्रामाणिकता, ढेर सारी चीज़ें, और फिर वो भी अब महंगे होते चले जा रहे हैं। तो उसके लिए एक शॉर्टकट फार्मूला निकाला गया। क्यों ना हम बच्चे को ऐसे रख दें जहाँ बच्चे को देख रेख भी हो जाए, लंच भी हो जाए, बच्चे को दूध भी पिला दी जाए और थोड़ा ब्रेकफास्ट भी करा दी जाए और बच्चे को एजुकेशन भी मिल जाए। सोच बुरा नहीं है, पर बच्चे का वो जो बचपना वहाँ जो गायब हो जाता है, उसकी जो बचपना वहाँ बचपना रह नहीं जाता। दबाव, प्रेशर में वो बच्चे वहाँ अपने को महसूस करता है और उनका विकास समूह में होने लगता है। जो माता पिता के गोद में होना था, जो दादा दादी की मस्ती के बीच में होना था, जो बच्चे इधर उधर उधम करते, नंगे पुंगे घूमते और तरह तरह की अपनी बाल नादानियों से वो घर को किलकारियों से भर देते, अब उसके जगह में रुदन हो गया है। अब उसके जगह में ये हो गया है कि बच्चों को टाइम में मुस्काना है, टाइम में हंसना है और आई लव यू ऐसा मम्मी पापा बोल देते हैं, बच्चों को दिलासा देते हैं, बच्चे मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, आपके लिए कमाते हैं, आपके लिए दिन रात खटते रहते हैं। बच्चे को बचपना से एहसास दिलाते रहते हैं और बच्चे को बचपन से ही इस लफ्ज़ से चिपका देते हैं, एक मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, आई लव यू बेटा, आई लव यू बेटी, आई लव यू, ऐसा कह के। और ये हमारा नया ट्रेंड चल रहा है। अब इसमें हो क्या रहा है, ये अंधी दौड़ में हम एक चीज़ मिस कर रहे हैं, हम बड़े भूल चूक कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को बढ़ती उम्र में अब जब सारा चीज़ मशीन में होने लगा, अब हमारा बच्चे का परवरिश जब दाई माँ करने लगे, जब एक मजदूर करने लगा, एक मजदूर जिसको मजदूर से मतलब है, आपके बच्चे में सद्गुण विकास हुआ कि नहीं हुआ, चुनौती को डेवलप किए कि नहीं किए, उनके अंदर प्रेम विकास हुआ कि नहीं हुआ, वो बच्चे को क्या चाहिए कि नहीं चाहिए, अब ये सारा चीज़ खेल ख़त्म। अब यहाँ बच्चे को खाना दो और उसको खेलने कूदने का अवसर दो, और बच्चे और यदि रोने लगे तो उसको चिल्ला करके, डांट करके, दबा करके उनको सुला दो और सुलाते रहो। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तो सोते रहते हैं। उसके बाद जब उनका आने का टाइम हो जाता है मम्मी पापा का, तब उस समय गार्डन में ले जाओ और बढ़िया से उनको हंसी खुशी कराते रहो, ताकि पालक जब देखे तो उनको लगे वहाँ बच्चे बड़े खुश खुश रहते हैं। अब ऐसी अवस्था में बच्चे बड़े हो रहे हैं। अब बच्चे बड़े हो रहे तो उनकी मानसिकता में, उनकी जो साइकोलॉजी है, उनकी जो सोचने की ढंग है, उनकी जो फिलॉसफी है, उनके दर्शन पूरी तरह से अब बदल चुका है। मम्मी पापा को लेकर के, समाज को लेकर के, यहाँ के धन दौलत को लेकर के, समृद्धि को लेकर के, और यहाँ के कारोबार को लेकर के, नैतिकता को लेकर के, चरित्र को लेकर के। अब मम्मी उनके सामने में शिकार पी रही है और एक बियर का एक बॉटल निकाल रहे हैं और बच्चे उसको देख रहे हैं।
हाय हेलो हो रहा है, बच्चे उसको देख रहे हैं। और दाम्पत्य जीवन में अब वो रहा नहीं गया, कोई बंधन नहीं, स्वतंत्रता है, तो किसी से आँख मचक्कल का काम चल रहा है और बच्चे बचपना से देख रहे हैं बच्चे कि घर में मम्मी पापा किस तरह से पूरी मार्केट को बदल लिया है, किस तरह से पूरे घर का शेयर मार्केट बदल गया है, सट्टा पट्टी बदल गया है, धन दौलत में बदल गया है, कारोबार में बदल गया है। मतलब जो फैमिली का जो एक मोहब्बत होता है, अब वो सिकुड़ते चले जा रहे हैं, उसकी परिभाषाएं ज़रा बदलती जा रही है। वो बच्चे बचपन से देख रहा है। ये इधर गांव में भी क्या हो रहा है, गांव में पहले जो बचपना था, जो अनपढ़ माता पिता होते थे, वो माता पिता ज़्यादा जानते नहीं थे, इसलिए बच्चों को एजुकेशन नहीं समझा पाते थे, शिक्षा नहीं दे पाते थे। अब आज बढ़ती उम्र है, बढ़ती चलन है, विज्ञान है, बच्चे मोबाइल में कुछ भी देखते हैं, कुछ भी वीडियो देख लेते हैं, नंगे पुंगे वीडियो देख लिया, पोर्न वीडियो देख लिया, वगैरह वगैरह वीडियो देख लिया, कई विज्ञापन देख लिए, कई तरह की वीडियो जारी होते जाता है। बच्चे मोबाइल में देखते रहते हैं, अंग प्रदर्शन देखते रहते हैं, सेक्स से भरा हुआ तमाम तरह की चित्र और वीडियो परोसे जाते हैं। अब बच्चा बचपन से उसको देखते देखते बड़ा हो रहा है। अब ये उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि करियर बनाना सही है, कि इस लाइन में जाना सही है, कि ये उनकी गुदगुदी कर रहा है और उनकी सेक्स के प्रति नज़रिया बदल रहा है, सोचने का ढंग, देखने का ढंग, सारा चीज़ में एक नया मटेरियल हावी हो रहा है। मतलब गांव में दूसरा संक्रमण है, शहर में दूसरा संक्रमण है, और दोनों खतरनाक दिशा में चल रहे हैं। ऐसी अवस्था में दोनों के सामने करियर को बनाना, अपनी मान्यता को बचाना, अपनी नैतिक शिक्षा को बचाना, अपने होने की अहम रोल को जानना, ये बड़ी चुनौती बन रहा है। पहले एक सामान्य परिवार थे, तब हमारे एजुकेशन हमको क्या प्राप्त करना चाहिए, इसकी काउंसलिंग नहीं होने का हमारे पास चुनौती होती थी। मैं आपको बता दूं, जब मैं 9वीं क्लास में पढ़ाई शुरू किया, तो हम सोचते थे कि हम किससे जा कर के पूछें कि हम कौन सा सब्जेक्ट चयन करें, मेरे लिए कौन सा सब्जेक्ट अच्छा होगा, मेरे लिए लाइफ में कौन तरीके से जीना सही रहेगा। अब उस समय क्या था, एक दोस्त दूसरे दोस्त से कुछ बातें कर लिया और वही उनका काउंसलिंग हो गया। लोगों ने कहा कि यह सब्जेक्ट अच्छा होता है, इसको पढ़ना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए, और हमारा काउंसलिंग हो गया। इस मोहल्ले में रहना चाहिए, इस मोहल्ले में नहीं रहना चाहिए, हॉस्टल में रहना है, ये होता है, वगैरह वगैरह, और वो मानसिकता हमारे मनों में बैठ गई। आज भी 90% हमारे विद्यार्थी, हमारे छात्र जब क्लास 11th में जब आते हैं, अब 11th में सब्जेक्ट का चयन है। हम लोग पढ़ते थे तो 9th में सब्जेक्ट का चयन होता था, 3 वर्ष में हमारा बोर्ड होता था, अब आजकल 2 वर्ष में बोर्ड हो गया है। तो अब भी काउंसलिंग नहीं करते बच्चे, एक सही विशेषज्ञ से अपनी काउंसलिंग नहीं कराते। वो ये देखते हैं कि कौन से सब्जेक्ट को पढ़ने में कौन सी नौकरी मिलती है आसानी से, और उस नौकरी में क्या क्या पैकेज है, कितनी तनख्वाह है, कितनी रुतबा है, वगैरह वगैरह, या कौन से सब्जेक्ट का बड़ा मान सम्मान होता है। और लोग, उनके दोस्त कौन से सब्जेक्ट लेके पढ़ाई कर रहे हैं, उनके मित्र कौन से सब्जेक्ट पढ़ाई कर रहे हैं, वो उसके मित्र कौन से स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, या किसी बच्चे को अपने नज़दीकी स्कूल से आज़ादी चाहिए होता है ताकि वो अपने किशोर अवस्था की जो मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, उसके पार्ट्स, उनके जो पात्र हैं, उसमें वो रुचि ले सके, रस ले सके, और जिनको वो चाहत है, जिनको वो प्रेम कर रहा है, जिसको वो मन ही मन सोच रहा है, मन ही मन उनको मोहब्बत करने लगा है, ऐसी चाहतों को पाने के लिए, घूमने के लिए, फिरने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए, इधर उधर करने के लिए घर के लोगों को पता भी नहीं चली, और वो सारा प्रोग्राम भी कर लें, तो क्या करते हैं फिर ऐसे बच्चे एक ऐसे स्कूल का चयन करते हैं जहाँ उनके माता पिता ज़्यादा जाते नहीं हैं उधर उधर से, और बच्चे फिर वहाँ अपनी लाइफ को, स्कूली लाइफ को फिर एक दूसरी लाइफ में बदल लेता है, डाइवर्सन हो जाता है, और माता पिता को पता नहीं। माता पिता सोचते हैं बच्चे स्कूल जा रहे हैं, और बच्चे सोचते हैं अरे यार पढ़ाई क्या करना, पैसा दो पास हो। बुद्धि का कहाँ खेल है, सारे जगह तो सब चीटिंग है। और ये मानसिकता बच्चों में गजब की भाग गया, बहुत अजीब तरीके से वायरल हो गया है कि आप चीटिंग करके बड़ी से बड़ी नौकरी पा सकते हो। अभी हमने फिलहाल देखा कि नीट जैसे एग्ज़ाम में एक बड़े स्तर में एक चीटिंग का खेल हुआ, और जो कितने बच्चे एक साथ टॉपर कर गए, अंक से ज़्यादा अंक नहीं आए, यानी इतनी कमाल हो गया, पूर्णांक से ज़्यादा उनका प्राप्तांक होने लगा है। ये गजब का खेल चल रहा है। तो लेकिन ये होता है, नहीं होता है, मैं इसके गहराई पर जाना चाहता। लेकिन मेरे बच्चों को, जो अभी मेरे 14 साल के उम्र के बच्चे हैं, उनको काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत होती है।
काउंसलिंग में भी कितने तरह की काउंसलिंग मित्र, उनको 3 तरह की काउंसलिंग के बहुत अनिवार्य है। पहला तो ये कि उनकी बुद्धि कौशल को समझे, उनकी बुद्धि को समझे और उनकी अपने स्वयं की क्या रुचि है और किसमें वो जान लगा सकता है, उस सब्जेक्ट को चयन करने के लिए एक काउंसलर की ज़रूरत होती है, ताकि आगामी की पढ़ाई अपने वह उसी के अनुरूप में जो उनके पास कला है, कौशल है, बुद्धि है, उस पर वो ज़्यादा दक्ष है या बेहतरीन कर सकता है। उनकी जो मानसिक डिजाइन है, जो उनकी सोच की डिजाइन है, जो उनकी समझने की डिजाइन है, इसको परख करके एक ऐसा गुरु जो उनको समझा सके कि बेटा तुम्हारा 9th क्लास से या 10th क्लास में ये सब्जेक्ट से आप आगे बढ़िए, या आप स्कूली शिक्षा को बंद करके प्रशिक्षण लीजिए, कला कौशल बढ़ाइए, या आप इधर कौन सी लाइन में आपके लिए जीवन में बेहतरी है, आप इसको चयन करें। दूसरा है उनकी लाइफ की शिक्षा कि इस उम्र में उनकी हार्मोन्स बदलते हैं, उनकी शरीर का डील डॉल बदलता है, उनके शरीर की बनावटें बदलती है, उनकी मन के एहसास बदलती है, उनके शरीर की कई तरह की वो रोमांस से गुजरते हैं। ऐसे रोमांस में जब गुजरते हैं तो वो सही गलत का उनके दिमाग में बात नहीं रह जाती। फिर उनके बाद में किसी भी चीज़ को अनुभव करने के लिए, एहसास से भरने के लिए, महसूस करने के लिए वे फिर दोस्तों के बताए हुए कोई भी रास्ता को अपना लेता है। फिर दोस्तों के बताए हुए चिपको आंदोलन में वो शामिल हो जाता है। फिर बच्चों की ना करियर की तरफ ध्यान रह जाता है, न लाइफ की तरफ, न तरह तरह के इनसे जो संक्रमित बीमारी होते हैं न उनके तरफ। हो सकता है कि एक बच्चे अनेक बच्चों से अपना सेक्सुअल संबंध बना लेते हैं और डूब रह जाते हैं, उसी में अपना लाइफ समझते हैं, उसको लाइफ ना समझ में आता है, ना करियर समझ में आता है, ना दुनियादारी समझ में आता है। उनके जीवन में एक पागलपन सा, हवस की पागलपन, वासना की पागलपन, छूने की पागलपन, दिखाने की पागलपन, कई तरह की ऐसे छोटे छोटे ढेर सारे पागलपन अंदर में घर कर जाता है। और ये सब माता पिता से छिपा के करते हैं। ये इनके दोस्तों को पता रहता है, उनके अलावा किसी को पता नहीं रहता, और ये हवा देते रहते हैं, आग लगाते रहते हैं। ये जितने फ्रेंड्स होते हैं वो सब आग लगाते रहते हैं। ये दोस्त होते नहीं हैं, असल में दोस्त के नाम पर ये दर्शक होते हैं जो मज़ा लेते रहते हैं। जैसे मूवी चल रहा हो और दर्शक को मतलब है सिर्फ मज़ा लेने का, उसके जीवन से कोई लेना देना नहीं, और वो बर्बाद होते रहते हैं और उनके दोस्त तालियां बजाते रहते हैं। तो जीवन को सही ढंग से जो समझे, यानी विज्ञान के पक्ष से शरीर क्या है, वासना क्या है, ये तमाम चीज़ों को जो समझे, इनके लिए एक काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। जब हमारा साइकोलॉजी बदलने लगता है तो उस साइकोलॉजी को सही करने के लिए एक काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। और अपने पास तीसरा काउंसलिंग क्या है? तीसरा काउंसलिंग यह है मित्र कि उनके जीवन में जितनी भी प्रतिभाएं हैं वो कैसे संयोजन कर सकता है, घर को, परिवार को, अपने करियर को, लाइफ पार्टनर को, और आने वाले भविष्य में वह कौन सी चीज़ों को समझ करके कितनी बड़ी उद्योग धंधा के क्षेत्र में सही है कि खेल के क्षेत्र में सही है, आखिर वो उनका लाइफ का जो क्या अचीव करे, क्या लक्ष्य तैयार करे, एक बड़ी लक्ष्य तैयार करे, एक बड़ी लक्ष्य तैयार करने के लिए जो उनकी व्यक्तित्व को भी समझे और उनकी इंटेलिजेंटपन को भी समझे और उनकी बौद्धिक क्षमता को भी समझे और उसके अंदर में डार्क साइकोलॉजी को भी समझे और उनके अंदर में पॉजिटिव थिंकिंग को भी समझे और उनके विश्वास को भी समझे, उनके भय को भी समझे और उनके अंदर में पलने वाले तमाम तरह की प्रश्नों को भी वो समझे। एक ऐसा समझदार, एक ऐसा समझने वाला, एक उनको अपने समझने, जिसको वो दिल खोल कर अपनी बात रख सके, तमाम बातों को रख सके और वो उनको एक सही गाइड करे। ऐसा एक 3 काउंसलर की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हमारे समाज में ये तीनों काउंसलर दुर्भाग्य से अनुपस्थित हैं। अब ये तीनों काउंसलर की जिम्मेदारी किसको मिला हुआ है? स्कूल के टीचर को, जो कि खुद स्कूल का शिक्षक को इन तमाम चीज़ों का कोई ऐसा परफेक्ट नॉलेज नहीं होता। वह भी अपने जीविकोपार्जन के लिए वह उस नौकरी को करते रहता है। और बहुत से लोग तो सोशल स्टडी भी नहीं करते, क्योंकि सोशल विज्ञान को भी ज़रूरत है और साइकोलॉजी की भी ज़रूरत है और बायोलॉजी की भी ज़रूरत है और मैथ्स की भी ज़रूरत है, कैलकुलेट कर सके उन और प्रतियोगी परीक्षाओं में जान सके कि कौन से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट और किस किस रुचि का होता है। तो अलग बच्चे अलग अलग ढंग से होते हैं। कोई सीए बनने के लिए अच्छे रहते हैं, कोई आर्मी जाने के लिए रहते हैं, कोई
कोई आपका प्रशासनिक सेवा के लिए हो रहते हैं, कोई नेतागिरी के लिए रहते हैं, कोई किसान के लिए रहते हैं, कोई खेल के लिए बने होते हैं। प्रत्येक मनुष्य में अलग अलग विशेषताएं हैं। वे अपने उस विशेषताओं के साथ ऊंची उड़ान को भर सकता है। तो उनकी विशेषताओं को समझना और उनके विशेषताओं को समझ करके उनके हौसलों का पंख देना और उनके हौसलों में उनके विजन का मजबूत डंडे लगाना और उनके विजन में क्या क्या बाधाएं हैं, उन बाधाओं को पार करने का उनके पास कोई योजना बनाना और कोई एक मॉडल देना, ऐसे एक काउंसलर के मेरे प्रत्येक किशोरों को ज़रूरत पड़ती है। पर मेरे माता पिता पढ़ाई में तो ध्यान देते हैं, दे दिया, फीस पटा दिया, पुस्तक ला दिए, कॉपी ला दिए, ड्रेस मटेरियल ला दिए और ये सपना देखने लगते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ाई करके खूब धन दौलत कमाएगा, खूब नाम कमाएगा। पर नाम क्या कमाएगा, धन दौलत कैसे लाएगा? पढ़ाई कर रहे हैं ना। अब पढ़ाई में तो कहीं कोई नौकरी का बात ही नहीं है कि मेरा कोई विद्यार्थी, मेरा कोई MSc करा हुआ एक छात्र है मान लीजिए, और मैं उनसे यदि ये पूछ लूँ कि मेरी रेटिना, दोनों रेटिना मेरी अलग अलग मुझको दिखाई देता है, अलग अलग मेरे रेटिना में आभास है। एक रेटिना कहता है कि आप गोरे हो और एक रेटिना कहता है आप काले हो। ऐसे आभासी दुर्घटना का मैं क्या करूं? मेरे जीवन में दोनों चीज़ें एक साथ दिखाई देता है। एक तरफ नकारात्मक भी दिखाई दे रहा है और सकारात्मक भी दिखाई दे रहा है। मेरे लाइफ में बड़ी गड़बड़ हो गया है। तो उसका जवाब तो है नहीं उसके पास। मेरे शानदार से PhD किया हुआ एक छात्र से मैं यदि एक मामूली टीचर का जॉब का फॉर्म भरवा दूं तो वो उसमें फिसड्डी हो जाएगा, क्योंकि उसको अलग से तैयारी करना पड़ेगा। मतलब यहाँ हमारी जो एजुकेशन है, आपको चपरासी भी बनना है तो उसके लिए आपको कोचिंग सेंटर जाना पड़ेगा, एक अलग से उनकी परीक्षा की तैयारी आपको करना पड़ेगा। यानी हमारे पास कोई यूनिवर्सल एग्ज़ाम सिस्टम नहीं है। हमारी प्रतिभाओं को परखने का कोई हमारे एजुकेशन में स्थान नहीं है। मेरे अंदर क्या दक्षता है और उस दक्षता, उस टैलेंट को, उस इंटेलिजेंटपन को मैं आगे बढ़ा सकूं और बाद में मेरी जीविका का साधन भी बने, इसके लिए हमारी एजुकेशन में कोई खास व्यवस्था नहीं दी गई है। अभी अभी हमारी सरकार ने कुछ व्यवस्थाएं ऐसी बना रहे हैं, कला कौशल के नाम पर, कौशल विशेषज्ञ के नाम पर, ट्रेनिंग के है, प्रशिक्षण है, डिप्लोमा है, ITI है, इस तरह से अलग अलग चीज़ें निकाल रहे हैं कि आर्मी स्कूल बना रहे हैं या कहीं वो बना रहे हैं। तो कई स्तरों पे काम शुरू हुआ है, लेकिन हमारे पालकों को और हमारे बच्चों को रुझान नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि सूचना की कमी, सही जानकारी की कमी। आज पूरे दुनिया में शेयर मार्केट कितना चलता है, पूरे बड़े से बड़े अमीर सदीम लोग और पूरी सरकार उस शेयर मार्केट में चलते, लेकिन हमारे एजुकेशन में धन, मनी के महत्व और मनी कैसे कमाया जाए, मनी का, पैसे का कैसे हम एक एक रुपए को, एक एक पैसे को कैसे उसकी वैल्यू समझें, इसके लिए हमारे एजुकेशन में कोई स्थान नहीं है। ना मानवीय संवेदना का, ना धन का, ना दौलत का। बस एजुकेशन है, पढ़ते हैं, साक्षर होते हैं और उस पढ़ने और साक्षर होने पर कुछ मैथ्स की फार्मूला है, कुछ बायोलॉजी होते हैं और कुछ ऐसी जानकारी के आधार पर हम अपने लाइफ को जीते रहते हैं। तो मित्रों, किसी डॉक्टर के पास बिल्कुल समय नहीं है कि मेरे मिडिल स्कूल के बच्चों को यह काउंसलिंग करके बताए कि उनके शरीर में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, तो उनकी मानसिकता में क्या परिवर्तन हो जाता है और वह मानसिकता में यदि सही डायरेक्शन को बदलने के कौन से योग करें या कैसे उसको समझें और समझ करके अपने लाइफ को समझें। है नहीं, बिल्कुल नहीं है। अब मेरे साइकोलॉजिकल डॉक्टर के पास भी एक समय नहीं है कि वो बच्चों में जा कर के बीच में बैठ कर के मनोविज्ञान के बारे में बताएं, मनोविज्ञान की काउंसलिंग करें, मनोविज्ञान के संबंध में चर्चा करें। तो और मेरे स्त्री रोग विशेषज्ञों के पास भी इतनी समय नहीं है कि वह 14 साल की लड़कियों के बीच में बैठ करके, स्कूलों में बैठ करके शरीर में होने वाले जितने परिवर्तन हैं, हार्मोन्स है, उसकी तमाम संरचनाएं हैं, उनके बारे में चर्चा करें, काउंसलिंग करें और बच्चों को अपना गाइड करें। इसी तरह से हमारे बड़े बड़े कोचिंग सेंटर हैं, वो सिर्फ अपने कोचिंग के लिए आपको काउंसलिंग करेंगे, लेकिन आपके अंदर की विशेषता को बताने के लिए कोई हमारे पास सलाहकार और परामर्शदाता नहीं होते हैं। तब बच्चे क्या करते हैं? मित्रों से सलाह ले लेते हैं, किसी पड़ोसी से सलाह ले लेते हैं, कोई नौकरी में है तो हम उसको सर्वज्ञ समझ के हम उससे सलाह ले लेते हैं, और मास्टर तो फिर यूनिवर्सल सलाहकार है। हमारे शिक्षक लोग तो उनको भी सलाह दे ही देते हैं, और शिक्षकों की सलाह की कोई कीमत नहीं समझते हमारे बच्चे, हमारे पालक। वो शिक्षक कीमती से कीमती सलाह दे देगा, काउंसलिंग कर देगा,
पर न तो बच्चे उसको वैल्यू समझते हैं न पालक। इस तरह से बच्चों के बीच में, किशोरों के बीच में एक ऐसा अनब्लेसिंग चीज़ आ जाता है, जो दौड़ते रहता है लेकिन दौड़ कहाँ जाना है पता नहीं, उछल रहा है लेकिन क्यों उछल रहा है पता नहीं, पढ़ाई कर रहा है क्यों पढ़ाई कर रहा है उसको आधी अधूरी पता है। कोई कहता है मैं डॉक्टर बनूंगा, बायोलॉजी इसलिए ले लिया हूँ। अच्छा, तो डॉक्टर में क्या चीज़ है आपका कि डॉक्टर बनना है? सारा मेन है पैसा, पैसा और शोहरत। पर पैसा कहाँ लगाना है, कितना लगाना है, कैसे लगाना है, क्या काम करने हैं, ये सब उनको पता नहीं। एक ठेकेदार था, वह सड़क का काम करा रहा था। मैंने उनसे पूछा भाई साहब आपकी एजुकेशन क्या है? तो उसने कहा 8वीं फेल। मैं 8वीं फेल हो गया। 8वीं फेल होने के बाद मैंने मजदूरी किया, और मजदूरी करने के बाद मुझको लगा कि मैं इसमें थोड़ा सा डेवलप कर लूँ और अपने अधिकारियों से मिल लूँ और इंजीनियर से कर लूँ, पूछ लूँ, और एक मैंने अपना एक बना लिया, लाइसेंस ले लिया, और मैं ठेकेदारी करता हूँ। मेरे अंदर में करीब 22 इंजीनियर काम कर रहे हैं, और ऐसे और बहुत से पढ़े लिखे लोग काम करते हैं। ये सब योजना बनाते हैं। मैं धन लगाया, रिस्क उठाया, और इस योजना में थोड़ी राजनीति सीख लिया, थोड़े लोगों से कैसा मिलना जुलना ये सीख लिया, थोड़ा व्यवहार सीख लिया, थोड़ा इधर उधर के जो मार्जिन मनी है उसको सीख लिया, और मेरा बिजनेस चल रहा है। मैं तो अब करोड़ों में खेल रहा हूँ। मैंने लगाया था लाखों, अब करोड़ों में खेल रहा हूँ। तो मैं बोला आपके बाल बच्चे क्या करते हैं? पहले बच्चे को साक्षर बना रहे हैं, 12वीं पढ़ लेगा, उसके बाद वो भी इसी धंधा में उतर आएगा। अब एक तरफ तो ये है कि एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी पैसे कमाने के मामले में वह पढ़ा लिखा व्यक्ति को नौकरी दे रहा है, और मेरा वो जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो इतना नहीं समझ पा रहा है कि इस बिजनेस में कैसे क्या करना है। ये पूरी हमारी अमूनन मेरे देश में कई जगह ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन इसका आशय ये नहीं कि मेरा पढ़ा लिखा बंदा ऐसा नहीं कर रहा है। मैं पढ़े लिखे बंदों के बारे में बता रहा हूँ आपको। हमारे कुछ ऐसे मित्र हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, जिन्होंने पढ़ाई किया और लाखों रुपए फीस चुकता किया, और उसके बाद 2 साल 4 साल तक 8-10 इंजीनियर मिलकर के मेहनत करते रहे, और फिर एक ऐसा ऐप का निर्माण हो गया, एक ऐसी ऐप का निर्माण हो गया कि पूरी उसकी ज़िंदगी को बदल के रख दिया। लाखों रुपए और करोड़ रुपए फिर में वो खेलने लगे। तो पैसा वहाँ भी है, वहाँ भी बुद्धि का खेल चलता है। शेयर मार्केट में भी बुद्धि का खेल चलता है, राजनीति में भी बुद्धि का खेल चलता है, लेकिन हमारे एजुकेशन में इसको शामिल नहीं किया गया। पूरी मेडिकल साइंस में सिर्फ दवाओं का खेल है। मेडिकल साइंस मतलब ड्रग्स का खेल है। वहाँ भी दवाएं हैं, और दवाओं को बेचना और दवाओं को प्रिस्क्रिप्शन करना, मतलब कैसे सलाह करना, कैसे सलाहकार टिप, वो पैसे के लिए कोई भी दवा, कोई भी केमिकल मनुष्य के ऊपर दिया जा रहा है, और हम मजबूर हैं। एक डॉक्टर ने जो स्लिप दिया, वो जो टेबलेट लिख दिया, उसको खाना है, प्रश्न नहीं करना है कि इसके रासायनिक प्रभाव क्या है, इसमें कौन सी संगठन है, यह मेरे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है। हम प्रश्न नहीं कर सकते क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं हैं। वो हमारे डॉक्टर हैं। डॉक्टर है मतलब उसको सर्टिफिकेट है उसके पास कि वो कुछ भी दवा देगा, उसकी जिम्मेदारी नहीं होगा, वो हमारी खुद की जिम्मेदारी होगा कि हम उससे इलाज करा रहे हैं। मतलब हमारी जो सिस्टम है एजुकेशन का, कारोबार का, चलने चलाने का, ये बड़े विचित्र से है। बड़े से बड़े अधिकारी है, बड़े से बड़े अधिकारी जिस दिन वो रिश्वत नहीं लेता वो बीमार पड़ जाता है, भ्रष्टाचारी नहीं करता तो उसको बुखार आ जाता है। वो सोचता है यार मेरे वैल्यू कुछ नहीं है, आज मुझको डर के मारे कोई लोगों ने मुझको दिया नहीं। मेरे चाहे मीडिया के बंधु हैं, पत्रकार से लेकर के कोई भी, हर कोई का बाजार ये भ्रष्टाचार और के बाजार में सब माहिर है। और मेरा कोई स्कूल में रिश्वत नहीं पढ़ाई जाती, मेरा कोई स्कूल में भ्रष्टाचार की कलाएँ नहीं पढ़ाई जाती, हमारे किसी भी स्कूल में यह तमाम चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती। लेकिन पूरी दुनिया में, पूरा विश्व में ये इतनी बड़ी मार्केट बन गया है भ्रष्टाचार कि पूरा विश्व का यदि देखा जाए तो सबसे शक्तिशाली पावर के रूप में आज जो काम करता है हमारे दलाल मित्र। और भ्रष्टाचार में दलालों का बड़ा रोल होता है, पर दलाली किसी स्कूल में नहीं बताई जाती, नेक नियति किसी स्कूल में नहीं बताई जाती। तो ये बड़े उलझन में मेरी युवा फंस जाते हैं। किशोर इसको देखते हैं कि मैं पढ़ लिख के क्या करूँगा, मैं बहुत पढ़ लिया, 20 साल पढ़ा, 25 साल पढ़ा, क्या बन जाऊँगा, चपरासी बन जाऊँगा, क्लर्क बन जाऊँगा, कि क्या बन जाऊँगा, कि नहीं बन पाऊँगा। फिर पढ़ लिख करके वो कहता है कि मैं मेहनत करता हूँ,
पीएससी की तैयारी करता हूँ और मालूम होता है कि पीएससी का पेपर पहले से कहीं से लीक हो गया था और कुछ बच्चों ने खरीद लिया और वो टॉप हो गए और बन गए कलेक्टर, बन गए एसपी, बन गए डीएसपी। अब हमारा तो हो गया, टंटा हो गया। अब जो रिश्वत दे करके एग्ज़ाम में बैठा है, वो जब वो प्रशासनिक अधिकारी बनेगा तो वो क्या करेगा? वो पूरी लाइफ अधिकतम से अधिकतम भ्रष्टाचारी और रिश्वत का खेल खेलेगा। मेरा एक किशोर देख रहा है, उसको देख रहा है कि जब नीट की परीक्षा में ऐसे अपात्र लोग जब टॉप आ रहे हैं, जो सिर्फ चीटिंग के बल पर टॉप आ गया, तो मेहनत करने वाले मेरे वो विद्यार्थी का दिल टूट रहा है। उसकी पीढ़ी पूरी खराब हो रहा है। उसका भरोसा इस सिस्टम से ख़त्म हो रहा है कि हम ऐसा पढ़ लेके क्या करेंगे। तो मित्रों, अब उस समय डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो आखिर काउंसलिंग की ज़रूरत तो फिर वहाँ पड़ा, ताकि वो अपने डिप्रेशन से बाहर निकले और उसके पास जो बुद्धि तत्व है, उसके पास जो बौद्धिक संपत्ति है, उस बौद्धिक संपदा का उपयोग करें। तो मेरे पालकों को एक ही आग्रह है कि अपने बच्चे को जब वो 6वीं क्लास में पहुंच जाए, वहीं से उनके लिए एक माहौल तैयार करें कि कोई भी समस्या है, चाहे मानसिक हो, शारीरिक परिवर्तन हो, मानसिक परिवर्तन हो, सब्जेक्ट को लेकर के हो, तो घर में उसको डांटने मारने का माहौल ना बनाया जाए, उनकी बातों को सुनी जाए। और कहीं हमें लगे कि मेरे इस बच्चे को मेडिकल की ज़रूरत है, मेरे इस बच्चे को काउंसलिंग की ज़रूरत है, मेरे इस बच्चे को किसी सलाहकार की ज़रूरत है, कोई परामर्श की ज़रूरत है, कोई अच्छे मित्र की ज़रूरत है, तो निसंदेह निसंकोच हम बिना संकोच करके हमको उनके पास ले जाना चाहिए। हाई स्कूल में पढ़ने वाले तमाम किशोरों को डॉक्टर्स की एक बार ज़रूरत पड़ती है। उनके शरीर में होने वाले परिवर्तन और परिवर्तन के बाद आने वाले लक्षण और उस लक्षणों से उनके जीवन में जो बदलाव, ये बदलाव आता है 9वीं और 10वीं क्लास के बच्चों में। यदि इस समय हमारे जो डॉक्टर से बंधु हैं, जो शरीर विज्ञानी हैं, जो हमारे सामान्य शरीर विज्ञानी हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो सर्जन हैं, जो चीर फाड़ करते हैं या जो खास बीमारी का विशेषज्ञ है, वगैरह। आजकल तो सामान्य जर्नल फिजिशियन हमको मिलते नहीं है, बहुत कम रहते हैं। वह भी जो जर्नल फिजिशियन कहलाता है, वो भी बुखार इत्यादि का सब ट्रीटमेंट करते रहता है। तो मनोचिकित्सक के पास जाते हैं तो लोग समझते हैं हम पागल हो गए हैं क्या, हम पागल हैं क्या जो हम पागलों के डॉक्टर के पास जाएं। और वो भी डॉक्टर होते हैं जो मनोचिकित्सक होते हैं, वो पहले से मान के चलते हैं कि लड़कों ने, इस लड़के या लड़की में कुछ ऐसे अस्वाभाविक लक्षण दिखा दिया होगा जिसके कारण माता पिता लेके आ रहे हैं। मैंने पहले से मान लिया गया है, वहाँ भी बड़ा दिक्कत हो जाता है। तो हमारे ऐसे डॉक्टर बंधुओं से भी आग्रह है कि बच्चों को काउंसलिंग करें। जो 9वीं से 10वीं क्लास के बच्चे हैं, उसके शरीर को समझने का और शरीर में रिएक्शन का और शरीर के होने वाले फ्रैक्शन का और उसके द्वारा जीवन को बदल जाने का और मानसिकता में बदलाव का यदि कोई सही काउंसलिंग कर सकता है तो वे हैं मेरे शरीर विज्ञानी डॉक्टर बंधु। चाहे वो रिसर्चर हो, चाहे वो वैज्ञानिक हो, या शरीर विज्ञान के संबंध में जानकारी रखने वाले मेरे वो टीचर्स हो, या शरीर विज्ञान के संबंध में जानने वाले चाहे वो मेरे वैद्य हो, यानी जिसके पास इस शरीर के परिवर्तन और हार्मोन्स के परिवर्तन और उसके प्रभाव और उसके दुष्प्रभाव, उस पर आने के बाद बच्चों को क्या फीलिंग होता है और उसको क्या सावधानी करनी चाहिए, बस इतनी ही जानकारी उस बच्चे को देना है। तो वह किशोर रास्ता नहीं भटकेगा। और जब वो 11th क्लास में आ जाए तो उसके मानसिक अनुरूप, बनावट के अनुरूप यदि उसको विषय चयन, उसकी लाइफ का गोल मिल जाए तो मेरा वह जो किशोर, फिर उसको जीवन में कहीं भटकने का कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि वह कैरियर भी सही चुनेगा, लाइफ पार्टनर भी सही चुनेगा और अपना प्रेम भी सही चुनेगा, अपना खुशी का भी चुनाव सही करेगा। वे अपनी प्रतियोगी परीक्षा का डिपार्ट का भी सही चुनाव करेगा कि वो कौन से फैकल्टी में अपना मानसिकता लगाएं, अपनी अध्ययन लगाएं, अपनी प्रतियोगिता करें। वो सारा चीज़ का उसको चुनाव जब सही होगा तो सही चुनाव होने से उसकी जो लक्ष्य है, जो मंजिल है, वो सही टाइम पर और सही दिशा में और सही गति में और सीधा का सीधा वो उड़ान भरेगा। मित्र, जब मेरी ये किशोरों को 3 काउंसलिंग मिल जाए तो उसके जो सपनों के पंख हैं वो आसमान में उड़ेंगे। और यदि उसको सही गाइडलाइन मिल जाए तो उसके जो मजबूत डैने फिर अपने सपनों को साकार कर ही लेंगे, न इधर जाएंगे न उधर जाएंगे, वो सीधा अपने जीवन को अपने लक्ष्य की तरफ से उड़ान भर लेंगे। फिर उसके जीवन में
ना डिप्रेशन होगा, ना इधर उधर भटकने का कोई गुंजाइश होगा, ना कोई वासना संबंधित समस्या होगी, ना उसके पास कन्फ्यूजन संबंधित समस्या होगी। तमाम समस्याओं का उनके पास हल होगा, सही समय पर सही काउंसलिंग हो जाए तो मित्रों, मेरे जो किशोर बच्चे हैं, यदि उनके लाइफ में कुछ भी महसूस हो रहा है तो अपने पालकों को ज़रूर शेयर करें। लड़की है तो मम्मी को ज़रूर शेयर करें, पापा को भी शेयर करें। कहीं कोई शर्म की बात नहीं मेरे बच्चों। आपके लाइफ में कोई परिवर्तन दिख रहा है, मानसिक रूप से आप कोई परिवर्तन हो रहा है, तो ज़रूर आप अपने घर में अपनी उस बात को शेयर करें। वैसे ही विषय चयन है तो किसी के कहने पर और किसी के दबाव पर आप कोई भी सब्जेक्ट का चयन ना करें। आप कम से कम अपने अपने जिस शिक्षकों को जानते हैं, या गांव में या शहर में या वो नगर में आपके पास जो बच्चे सक्सेसफुल हैं, जो बच्चों में बड़े बड़े अपने क्षेत्र में पहुंच चुके हैं, ऐसे लोगों का भी काउंसलिंग आप लीजिए, वीडियो काउंसलिंग लीजिए, फ़ोन से काउंसलिंग कराइए। लेकिन आप सब्जेक्ट चयन से पहले ऐसे सब्जेक्ट में माहिर व्यक्तियों का आप ज़रूर काउंसलिंग लीजिए। लाइफ का काउंसलिंग भी लेने के लिए आजकल हमारे बहुत से हमारे युवा साथी लाइफ कोचिंग दे रहे हैं। मतलब जीवन के तमाम पहलुओं को वो आपको बारीकी से समझते हैं और आपको समझाते हैं, जिससे आपके लाइफ में कोई भी ट्रबल आने से पहले, आप अपनी लाइफ पार्टनर चुनने से पहले, आप अपनी लाइफ के बारे में आप जान सकते हो। ये विज्ञान का युग है, तो आपको तमाम चीज़ें विज्ञान के अनुरूप समझना होगा। मेरे मित्रों, आपको मेरे जितने भी किशोर बच्चे हैं, समय समय पर आप अपनी काउंसलिंग कराते रहिए और बेझिझक जाइए, बेझिझक कीजिए। ये काउंसलिंग आपके जीवन में महत्वपूर्ण पड़ाव साबित होगा और आपके सपनों को साकार करने में ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है मेरे मित्र। फिर किसी दिन आपसे चर्चा करेंगे। तब तक गुरु जी को इजाज़त। नमस्कार।